हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से सीएलसी के इस ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पे। मैं मनीष। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। तो सबसे पहले ये देखो, आज हम लोग एसएचएम के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। ग्रेविटेशन का जो होमवर्क है वो तो डिस्कस करना ही है, लेकिन दूसरा एक टॉपिक साथ साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे। टॉपिक क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। नाम से ही क्लियर है ना, सिंपल, बिल्कुल सिंपल है ये। सरल आवर्त गति कहते हैं बच्चों इसको। देखो, सरल आवर्त गति को जानने से पहले हम लोग कुछ टर्म्स जानेंगे। जैसे सबसे पहले है आवर्त गति। आवर्त गति का मतलब क्या होता है कि कोई वस्तु अगर गति ऐसे उसकी गति हो रही है कि एक नियत समय अंतराल के बाद वो अपनी गति को फिर से दोहराता है, तो उसको आवर्त गति कहते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लो कि सूरज के चारों ओर ग्रहों का चक्कर लगाना, पृथ्वी का अपने अक्ष के चारों तरफ घूमना, या घड़ी की सुई का घूमना, ये सब आवर्त गति है। देखो हमने लिखा है एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात नियमित रूप से दोहराई जाने वाली गति क्या कहलाएगी? आवर्ती गति। इसको पेरियोडिक मोशन कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब उस नियमित समय अंतराल को दोहराने में जितना समय लगता है, वह समय अंतराल जिसमें गति पुनः दोहराई जाती है उसको हम लोग आवर्त काल कहते हैं, या दोलन काल कहते हैं, या इसी को टाइम पीरियड बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना बच्चों? इसका मतलब क्या है कि एक दोलन कंप्लीट करने में, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगा वही आवर्त काल कहलाता है। ठीक है। उसके बाद अगला है दोलन गति, जिसको हम लोग ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब क्या है? किसी एक बिंदु या किसी एक स्थिति के इर्द गिर्द किसी वस्तु का गति करना दोलन गति कहलाता है। जैसे हम लोग मान लें एक सिंपल पेंडुलम, सबसे सिंपल उदाहरण है। सिंपल पेंडुलम में क्या करते हैं, नीचे एक ऑब्जेक्ट है उसको बांध दिया धागे से, ऐसे लटका दिया। ठीक है। अब इसको एक तरफ ले गए, रिलीज किया। दिख रहा है? नहीं दिख रहा? अरे देखो, ये सिंपल पेंडुलम, देखा ना, यहां से रिलीज किया, ये ऐसे ऑसिलेट करने लग जाएगा। ठीक है बच्चों, विजुअलाइज तो कर पा रहे हो ना? जो भी है, तो इस तरह से ये जो ऑसिलेट कर रहा है अपनी एक माध्य स्थिति के इर्द गिर्द ये दोलन करता है। तो ऐसी गति जो एक बिंदु के इर्द गिर्द गति हो रही है उसको क्या बोलते हैं? दोलन गति बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। एक स्प्रिंग मान लो यहां पर कनेक्ट कर दिया, एक स्प्रिंग है, नीचे सरफेस है, और एक ब्लॉक को यहां अटैच कर दिया। बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग इस पे बेस्ड सॉल्व करते हैं। इसको थोड़ा सा स्प्रिंग के साथ जो ब्लॉक है, ब्लॉक को थोड़ा सा इलोंगेट किया, रिलीज किया, ऐसे ऑसिलेट करने लग जाएगा। तो फिर से एक बिंदु के इर्द गिर्द गतिशील है। समझ में आ रहा है ना बच्चों? मान लो कि पानी है, स्थिर पानी है, और उसमें कोई एक वुडन ब्लॉक, लकड़ी का एक गुटका है जो तैर रहा है। अब उसको थोड़ा सा ऐसे डिप्रेस करो, छोड़ दो। जब आप उसको डिप्रेस करके छोड़ोगे तो वो भी ऐसे अप एंड डाउन ऑसिलेट करने लगा। तो इस तरह का मोशन जो भी होते हैं ऑसिलेटरी मोशन या दोलन गति कहलाता है। कोई एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, सितार, गिटार, वायलिन, ठीक है ना, इस तरह से जो भी है, वीणा, बहुत सारे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसमें स्ट्रिंग को ऐसे आप प्लग करते हो और म्यूजिक प्रोड्यूस होता है। तो बच्चों जो भी है, हम लोग सीधी सीधी बात करें तो उसमें भी क्या होता है, वायर जो है वो मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो ऐसे इर्द गिर्द गति करते हैं। तो सिंपल हम लोग कह दें टू एंड फ्रो टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। समझ में आ रहा है ना? किसी पिंड का एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष इर्द गिर्द गति करना जो निश्चित समय अंतराल के बाद दोहराई जाए क्या कहलाएगा? दोलन कहलाएगा, या इसी को कंपन गति भी कहते हैं। ये ऑसिलेटरी मोशन है। ठीक है। और जिस निश्चित बिंदु या जिस स्थिति के इर्द गिर्द गति करता है उसी को हम लोग साम्य स्थिति कहते हैं, या उसी को माध्य बिंदु कहते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? वह निश्चित बिंदु जिसके सापेक्ष पिंड दोलन करता है माध्य बिंदु या साम्य स्थिति कहलाता है। ठीक है। तो अब इसको मिटाएंगे, आगे बढ़ेंगे। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है रिस्टोरिंग फोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यानयन बल। इसका क्या मतलब होता है कि दोलन हो रहा है, कोई कंपन हो रहा है। जैसे मान लो एक सिंपल पेंडुलम है,
तो उसको एक तरफ ले जाकर के जब रिलीज करते हैं वापस अपने माध्य स्थिति की तरफ आता है। माध्य स्थिति की तरफ आ रहा है तो कोई ना कोई बल लग रहा होगा या बल आघूर्ण लग रहा होगा जिसके कारण वापस अपने माध्य स्थिति की तरफ आता है। ठीक है, तो यहां पर अगर बल लग रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स लिखते हैं, अगर टॉर्क लग रहा है तो रिस्टोरिंग टॉर्क बोलते हैं। तो प्रत्यानयन बल या प्रत्यानयन बल आघूर्ण दो अलग अलग चीजें हैं, ध्यान से समझना। क्या लिखा है, कण पर कार्यरत वह बल जो कि कण को उसकी माध्य स्थिति की ओर लाने का प्रयास करे प्रत्यानयन बल कहलाता है। यह सदैव माध्य स्थिति की ओर तथा माध्य स्थिति से विस्थापन की विपरीत दिशा में कार्यरत होता है। इसका क्या मतलब है कि अगर मान लो जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की हम लोग बात करें, यहाँ पर वर्टिकल वॉल है, स्प्रिंग का एक एंड यहाँ पे फिक्स कर दिया, दूसरे सिरे में एक ब्लॉक को लगा दिया, हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे रखा है। अब अगर इसको थोड़ा सा कॉम्प्रेस करके रिलीज कर दें या थोड़ा सा एक्सटेंड करके रिलीज करें, ऐसा मूव करता है। तो जब यहाँ से कॉम्प्रेस किया है उस वक्त एक स्प्रिंग बल लगता है जो वापस उसको माध्य स्थिति की तरफ लाता है। तो यहाँ से जब इस दिशा में विस्थापन है, बल किधर लग रहा है, विपरीत दिशा में। अगर यहाँ से इधर विस्थापित कर दें ब्लॉक को तो बल इस पे जो लगेगा वो भी विपरीत दिशा में फिर से सॉरी, यानी कि बल हमेशा विस्थापन के विपरीत दिशा में लग रहा है और हमेशा माध्य बिंदु या जो मीन पोजीशन है, एक फिक्स्ड पॉइंट है, उसी की दिशा में बल कार्यरत हो रहा है। तो ऐसे बल को हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? आगे पढ़ेंगे। अगर कोई बल के बदले आघूर्ण है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रत्यानयन बल आघूर्ण। ठीक है, टॉर्क। खैर देखो बच्चों, अब ऑसिलेशन जो है ना उसमें सबसे सिंपल टाइप होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। आवर्त गति को हार्मोनिक मोशन कहते हैं। और सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, दोलन का सिंपलेस्ट फॉर्म है, दोलन अथवा कंपन का सबसे सरलतम रूप, यही है सरल आवर्त गति। इसको दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा हम लोग अभी पढ़ते हैं, एक लीनियर एसएचएम, दूसरा एंगुलर एसएचएम। तो चलो स्टार्ट करें, इसको मिटाते हैं। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों अब जो अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ एसएचएम। सबसे पहला इसमें आता है लीनियर एसएचएम, जिसको हम लोग बोलते हैं रेखीय सरल आवर्त गति। ठीक है, रेखीय सरल आवर्त गति में वस्तु का जो मोशन होता है, गति होती है, सरल रेखा पर होती है, इसलिए उसको रेखीय बोलते हैं। और अगर किसी कर्व पाथ पर हो तो कोणीय सरल आवर्त गति कहलाएगा, जो इसका दूसरा टाइप है एंगुलर एसएचएम। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जब एक कण निश्चित बिंदु जो साम्य स्थिति कहलाता है, एक साम्य स्थिति है, जैसे यहाँ पर ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हमने ड्रॉ किया बच्चों, ऐसा मान लो एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है और ये इसकी साम्य स्थिति है जहां पर स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर, वास्तविक लंबाई पर था, थोड़ा सा ऐसे इधर डिस्प्लेस किया। जब इस वस्तु को, ब्लॉक को या गुटके को हम लोग इस दिशा में विस्थापित करते हैं तो एक स्प्रिंग बल लगेगा ना विपरीत दिशा में, हमेशा साम्य स्थिति की तरफ, और यहाँ से इधर डिस्प्लेस कर रहे हैं तो इस दिशा में। ठीक है ना, तो वो बल क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स है। समझ में आ रहा ना, प्रत्यानयन बल। तो अब देखो क्या लिखा है, जब एक कण एक निश्चित बिंदु यानी साम्य स्थिति के सापेक्ष इर्द गिर्द सरल रेखा में गति करे, सरल रेखा, ये ध्यान रखना बच्चों, सरल रेखा में गति करे, ठीक है ना, तथा कण पर कार्यरत प्रत्यानयन बल यानी रिस्टोरिंग फोर्स या एक्सेलरेशन माध्य स्थिति से विस्थापन, जितना यहाँ विस्थापन हुआ ना एक्स के समानुपाती हो। जो बल है प्रत्यानयन बल वो एक्स के समानुपाती हो और विपरीत दिशा में हो, तो इस प्रकार की गति सरल आवर्त गति कहलाती है। विपरीत दिशा के लिए देखो यहाँ समानुपाती है सॉरी, ऐसे लिख सकते हैं क्या, F इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ये नियतांक है। और यहाँ पर जो ऋणात्मक चिन्ह है वो इस बात को बताएगा कि माध्य स्थिति से विस्थापन धनात्मक हुआ तो बल ऋणात्मक होगा, अगर विस्थापन ऋणात्मक हुआ तो बल धनात्मक हुआ, हमेशा इसके विपरीत दिशा में। ठीक है, अब अगला टॉपिक नेक्स्ट है
कोणीय सरल आवर्त गति। ठीक है, देखो बच्चों, अब नेक्स्ट सेकेंड टाइप ऑफ एसएचएम क्या है? एंगुलर एसएचएम, जिसको हम लोग बोलते हैं कोणीय सरल आवर्त गति। ठीक है ना, तो मैं जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, कोणीय सरल आवर्त गति में जो वस्तु है वो कोणीय पथ पर, जैसे सिंपल पेंडुलम था, एक वृत्तीय पथ पर या कर्व्ड पाथ पर, कैसा भी वक्र आकार का पथ पर गतिशील है, तो वो क्या कहलाता है? कोणीय सरल आवर्त गति या एंगुलर एसएचएम। क्या लिखा है? जब एक पिंड निकाय किसी नियत अक्ष के सापेक्ष कोणीय आवर्त गति करे तथा कण का प्रत्यानयन बल आघूर्ण, अब पहले टॉर्क, पहले इससे पहले क्या था? प्रत्यानयन बल यानी रेस्टोरिंग फोर्स, अब रिस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है। प्रत्यानयन बल आघूर्ण या कोणीय त्वरण सदैव कोणीय विस्थापन के समानुपाती एवं माध्य स्थिति की ओर कार्यरत हो तो इस प्रकार की गति को कोणीय सरल आवर्त गति कहते हैं। ये समझ में आया ना बच्चों? कोणीय सरल आवर्त गति में देखो बच्चों, ध्यान देना, हम लोग बल आघूर्ण की बात करते हैं। जैसे ये एक सिंपल पेंडुलम है, इसका पथ सरल रेखा तो नहीं है, एक कर्व्ड पाथ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोणीय सरल आवर्त गति। ठीक है, अब ध्यान देना, यहां से अगर इस तरफ ले गए और यहां से छोड़ते तो इस पर एक बल लगेगा, उस बल के कारण इस बिंदु के सापेक्ष एक टॉर्क लगेगा, बल आघूर्ण होगा, और उस बल आघूर्ण के कारण ही ये वापस अपने माध्य स्थिति पर आ रहा है। तो यहाँ पर जो बल आघूर्ण लगेगा, जिसको हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये थीटा के समानुपाती होगा, या फिर कोई अगर समानुपाती नियतांक हम लोग c लिख दे या k लिख दे तो ऐसा हो जाएगा। फिर से ऋणात्मक चिन्ह इस बात को बताएगा कि जो भी विस्थापन है उसके विपरीत दिशा में बल आघूर्ण लगेगा। यानी अगर इस अक्ष के अबाउट ऐसे घूम रहा है, विस्थापन इधर है, इधर विस्थापन का मतलब एक्सियल वेक्टर है ना, तो किस तरफ होगा? ये अक्षीय सदिश अब की तरफ होगा, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। जो बल आघूर्ण लगेगा वो इसको इधर ले जाएगा, इस तरह से उल्टी दिशा में, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। समझ में आया? ये हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा प्रोपोर्शनल टू थीटा, कोणीय वेग। बस, अब देखो बच्चों, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कुछ कंडीशंस हैं जिसको फुलफिल करना जरूरी है, तो वो है आवश्यक शर्तें। क्या क्या है एक बार समझ लो। सबसे पहले तो क्या लिखा है कि कण की गति दोलनीय होनी चाहिए, ऑसिलेटरी मोशन होना चाहिए, टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए, माध्य स्थिति के इर्द गिर्द वस्तु को गतिशील होना चाहिए। दूसरा लिखा है कण की कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित होनी चाहिए। कुल यांत्रिक ऊर्जा का मतलब स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योगफल जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, कंजर्व्ड होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा एक्सट्रीम पोजीशंस जो है, चरम स्थिति, वो सही प्रकार से परिभाषित होना चाहिए। मान लो ये एक पॉजिटिव एक्सट्रीम, दूसरा नेगेटिव एक्सट्रीम, ऐसे मान लें, और बीच में कहीं माध्य स्थिति है, तो माध्य स्थिति से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इतने ही दूर में वस्तु की जो गति है वो इतने ही दूर में होनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो ये कुछ कंडीशंस है। सबसे पहला कि ऑसिलेटरी मोशन, दूसरा अनडैम्ड। तो ऑसिलेटरी अनडैम्ड मोशन क्या कहलाएगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगा, जिसमें एक्सट्रीम पोजीशंस अच्छे से स्पेसिफाइड होना चाहिए। दूसरी बात हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर लीनियर एसएचएम है तो फोर्स यानी कि बल विस्थापन के समानुपाती होगा। अगर एंगुलर एसएचएम है यानी कोणीय सरल आवर्त गति है, तो ऐसी अवस्था में टॉर्क यानी बल आघूर्ण कोणीय विस्थापन के समानुपाती होगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो कुछ एसएचएम के टर्म्स थे, और हम लोग बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी पहले होमवर्क डिस्कस करते हैं। ग्रेविटेशन का जो भी होमवर्क था ना, उसको अब डिस्कस कर लेते हैं। ग्रेविटेशन, स्टेज 2 पार्ट बी।
दो क्वेश्चन डिस्कशन को बाकी थे, 30 और 31। इसके अलावा 32 से लेकर 44 तक होमवर्क दिया था। तो करते हैं अब एक एक करके क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 और 44, इतने ही थे ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं बच्चों। देखो 30 में क्या लिखा है, एक उपग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में घूम रहा है जिसकी उत्केंद्रता यानी सेंट्रिसिटी ई है। यदि कण का आवर्तकाल टी है तब सूर्य के नजदीक लघु अक्ष के सिरों के बीच ग्रह द्वारा लगाया गया समय है। देखो ध्यान देना, इलिप्टिकल पाथ है, इस तरह से दीर्घवृत्ताकार पथ, ये लघु अक्ष है, ये दीर्घ अक्ष है। तो क्या लिखा है इसमें, लघु अक्ष के सिरों के बीच लगाया गया समय और सूर्य के नजदीक। तो हम लोग मान लेते हैं यहां पर कहीं सूर्य है और इस जगह से ये बी पॉइंट मान लो, ये पॉइंट बी डैश, ए डैश। तो यहां से गति करते हुए ऐसे बी से बी डैश तक आने में कितना टाइम लगेगा ये फाइंड करना है। इसको मिला देते हैं। तो अब इतने से समय में कितना एरिया ये स्वेप्ट करेगा, यही एरिया तो होगा ना। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिखा है, टाइम पीरियड टी लिखा हुआ है बच्चों। टाइम पीरियड टी अगर हम लोग ऐसे कह दें कि एरियल वेलोसिटी डी ए बाई डी टी, ये एल बाई 2m है, तो इसको इंटीग्रेट कर दो। अगर 0 से t के लिए लिखे, यहाँ 0 से टोटल एरिया पाई ए बी होता है, तो हमारे पास एक रिजल्ट आएगा पाई ए बी इक्वल्स टू एल बाई 2m इंटू टी, एक इक्वेशन। इसी तरीके से अब 0 से स्मॉल टी लिमिट ले लें और 0 से ये एरिया ले लें, सेडेड पोर्शन का एरिया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो सेडेड पोर्शन का एरिया है इक्वल्स टू एल बाई 2m इंटू स्मॉल टी। अब सेडेड पोर्शन का एरिया जो है ना, ये हम लोग फाइंड कर लेते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखो जरा, यहां से यहां तक ये जो हाफ पार्ट है उसका एरिया होगा पाई ए बी बाई 2, और ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया माइनस कर देते हैं। देखो ये पॉइंट, यहां से यहां तक की दूरी ए ई होगी, यहां से यहां तक की दूरी 2b होगी, समझ रहे हो ना, 2b। तो क्या लिखेंगे, एरिया हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस। अब ये किसके बराबर होगा, एल बाई 2m इंटू टी, समीकरण 2। हमें टी ज्ञात करना ना, तो 1 और 2 को भाग दे दो, 2 डिवाइडेड बाई 1, क्या मिलेगा, देखो इसमें ए बी कॉमन ले लेते हैं, पाई बाई 2 माइनस, ये तो 2 से 2 कट जाएगा, ई आएगा। नीचे क्या होगा, पाई ए बी इक्वल्स टू एल बाई 2m, दोनों तरफ कट जाएगा, स्मॉल टी बाई कैपिटल टी, ए बी से ए बी कट जाएगा। आप क्या लिख सकते हो, कैपिटल टी इंटू 1 बाई 2 माइनस ई बाई पाई इक्वल्स टू स्मॉल टी। ठीक है, अब देखो इस तरह का कोई आंसर दिया ही नहीं है, 1 बाई 2, तो आपको ये आंसर या तो ऑप्शंस को करेक्ट करो, ठीक है ना। ऑप्शन में जो भी दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में इसका हाफ दिया हुआ है 1 बाई 2, हाफ कहने का मतलब सिर्फ बी से ए डैश तक आने का समय। ठीक है बच्चों, तो या तो आप आंसर को रेक्टिफाई करो या फिर क्वेश्चन को बदल दो, जो भी है। समझ में आ रहा है ना। अब इसको मिटा करके आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 30 हो गया।
पाई ए बी इसका पूरा क्षेत्रफल होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 31। 31 में लिखा है यदि 2r त्रिज्या की वलय से घेरे गए r त्रिज्या के ठोस गोले के केंद्र से एक कण पलायन कर जाता है तो वी यानी उस जगह का एस्केप वेलोसिटी क्या होगा। चित्र दिया हुआ है। ऐसे एक रिंग भी है, रिंग की त्रिज्या 2r और द्रव्यमान इसका कितना दिया है, इसका भी m है और इसका भी मास m है। यहां से केंद्र से इसको ve स्पीड दिया है। इस पार्टिकल का मास स्मॉल m मान लेते हैं। एक तरफ त्रिज्या r है, दूसरा 2r है, ये r और ये 2r, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, यहां की कुल ऊर्जा अगर शून्य हो जाए तो ये पलायन कर जाएगा ना। कुल ऊर्जा शून्य होने का मतलब क्या है, इसको जो वेग दिया स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का सम अनंत पर जो ऊर्जा है उसके सम के बराबर होना चाहिए, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के सम के बराबर। तो अनंत पर स्थितिज ऊर्जा शून्य होगा, अगर गतिज ऊर्जा शून्य हो तो न्यूनतम वेग होगा यहाँ पर, और न्यूनतम वेग ही पलायन वेग कहलाएगा। तो हम लोग यहाँ की पूरी एनर्जी को जीरो कर देते हैं। देखो क्या हो जाएगा बच्चों, एक तो इसकी स्थितिज ऊर्जा इसके कारण माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर, दूसरा इस रिंग के कारण क्या हो जाएगा माइनस जी एम स्मॉल एम बाई 2r। ये समझ में आ रहा है ना। अच्छा, ये केंद्र पर यहाँ पर 3/2 होता है। देखो एक सॉलिड स्फीयर के केंद्र में जो विभव होता है, गुरुत्वीय विभव 3gm/2r होता है। m से मल्टीप्लाई कर दिया तो गति स्थितिज ऊर्जा मिल गई इसकी, फिर इन दोनों का हमने लिख दिया रिंग का और पार्टिकल का, प्लस हाफ mv², ठीक है। अब ध्यान देना, जब अनंत पे जाएगा तो ये शून्य हो जाएगा। कुछ बच्चों के मन में डाउट हो सकता है कि और तो कुछ टर्म्स होने चाहिए जो आपने लिखा नहीं, जैसे कि ये सॉलिड स्फीयर है तो सॉलिड स्फीयर की स्वयं की ऊर्जा होती है सेल्फ एनर्जी, बताया था ना, ठीक है। तो एक तो वो हो गया gm²/2r, नहीं वो हॉलो के लिए होता है, सॉलिड के लिए 3/5 लिखते हैं, जो भी है। कहने का मतलब क्या है, एक तो इसकी सेल्फ एनर्जी है, दूसरा रिंग और जो सॉलिड स्फीयर है उसके बीच की भी इंटरेक्शन एनर्जी होगी, लेकिन वो परिवर्तित नहीं होगा। यहाँ आपको एक चीज समझना है कि यहाँ पर अभी इस पूरे निकाय की जो ऊर्जा है और जब ये अनंत पर पहुंच जाए तब जो ऊर्जा है दोनों समान होना चाहिए। तो अनंत पर ये सिर्फ बिंदु पहुंच रहा है ना, पॉइंट मास, बिंदु द्रव्यमान जो कण है सिर्फ वही जा रहा है अनंत पर, उसकी ऊर्जा वहां पर क्या हो जाएगी, शून्य। स्थितिज ऊर्जा भी शून्य हो गई, गतिज ऊर्जा भी शून्य हो गई। ये दोनों अभी जैसे हैं वैसे ही बाद में रह रहे हैं, तो इसलिए उसकी एनर्जी पहले और बाद में सेम होगी, वो एनर्जी वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, लिखा ही नहीं। समझ में आया? तो अब टेंशन नहीं लेना है, सॉल्व करना है। देखो स्मॉल m सब में कट जाएगा, ये 3 1 कितना हो जाएगा 4/2 यानी 2 हो जाएगा। तो v², एक काम करो ये 2 को भी काट दो, ठीक है। अब -3 -1 ये तो 4 हो गया ना, तो 2 बाहर ले लो और √gm/r। देखो कोई आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। ये है VE, फोर्थ ऑप्शन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। अगर कुछ और दिया है तो रेक्टिफाई करना। ये 31। अब आगे बढ़ेंगे।
देखो बच्चों 32 में क्या लिखा है, एक सेल पृथ्वी से ऊर्ध्वाधर VE बाई एन चाल से दागा जाता है। VE स्केप वेलोसिटी है, पलायन वेग है, जहां n एक से बड़ी कोई संख्या है, ठीक है, तथा VE पृथ्वी के लिए पलायन वेग है, पलायन चाल है। पृथ्वी के घूर्णन तथा वायु के प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, कहां से फेंक रहे हैं, सतह से, पृथ्वी से दागा जा रहा है, यानी पृथ्वी की सतह से फेंका जा रहा है, ठीक है ना बच्चों। तो पृथ्वी की सतह पर एक तो स्थितिज ऊर्जा होगी Gmm/r, और गतिज ऊर्जा के लिए क्या लिखेंगे, हाफ m VE/n का स्क्वायर, अधिकतम ऊंचाई पर Gm/m/r प्लस h, सिर्फ इतना ही तो रह जाएगा, गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी, ये m और ये m कैंसल, माइनस Gm/r 1/2 VE, चलो एक इसको 1/n स्क्वायर भी लिख दो, फिर VE की वैल्यू होती है √2 Gm/r, स्क्वायर करने पर रूट हट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर माइनस Gm/r प्लस h, या सब जगह Gm कट जाएगा, यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, इसमें से r कॉमन लेते हैं, ठीक है। 1/n स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1/r माइनस 1/r 1 प्लस h/r, या तो आप चाहो तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, अब आगे तो सिर्फ सॉल्यूशन ही करना है ना बच्चों। क्या लिख दोगे, 1 माइनस n स्क्वायर बाई n स्क्वायर माइनस, इसको उठाकर इधर ले आओ, 1 प्लस h/r इक्वल्स टू -1। अब आगे आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। h/r इक्वल्स टू, वही ये 1 हो गया, इसको इधर ले जाओगे, n स्क्वायर बाई n स्क्वायर -1 आ जाएगा, -1, तो h/r n स्क्वायर कट गया, 1 आ गया, 1/n स्क्वायर -1 r/n स्क्वायर -1, ऑप्शन नंबर 3। 32 का करेक्ट आंसर हो गया 3। अब 33 में आ जाओ। देखो बच्चों 33 में क्या लिखा है, पृथ्वी के चारों तरफ वृत्तीय कक्षा में घूमते हुए उपग्रह की गतिज ऊर्जा E के है। इसे न्यूनतम कितनी ऊर्जा दी जाए कि यह पृथ्वी से पलायन कर जाए। देखो कुल जितनी ऊर्जा है, कुल ऊर्जा शून्य होनी चाहिए बस। पृथ्वी के चारों तरफ वृत्तीय कक्षा में घूमते हुए उपग्रह की गतिज ऊर्जा, ध्यान देना बच्चों, गतिज ऊर्जा की बात करें, गतिज ऊर्जा ये हो जाता है Gmm/2r, स्थितिज ऊर्जा ये होता है -Gmm/r, कुल ऊर्जा क्या लिखते हैं, -Gmm/2r। तो इतनी ऊर्जा अगर दे दे, ये क्या है EK, और ये -EK के बराबर है, तो अगर +EK आप दे दोगे तो क्या हो जाएगा, ये पलायन कर जाएगा, यानी कितनी ऊर्जा देनी होगी, EK काइनेटिक एनर्जी के बराबर, गतिज ऊर्जा के बराबर। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। यहाँ आप देख सकते हो, अगर पोटेंशियल एनर्जी को U से रिप्रेजेंट कर दें, पोटेंशियल एनर्जी U, काइनेटिक एनर्जी को K से रिप्रेजेंट कर दें, और टोटल एनर्जी को E से रिप्रेजेंट कर दें, तो इसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर है, और ये इसका हाफ होगा, स्थितिज ऊर्जा का हाफ।
ये आप याद रख सकते हो, ट्रिक के जैसा काम आएगा, बार बार हम लोग यूज करते हैं। तो ये तो 33 हो गया बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। देखो बच्चों 34 में क्या लिखा है, यदि आर एस तथा आर एम पृथ्वी के केंद्र से भू स्थिर उपग्रह एवं चंद्रमा से दूरियां हैं, तो आर एम बटा आर एस क्या होगा। हम लोग सीधी सीधी एक बात कहते हैं बच्चों, जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है ना, ये डिस्टेंस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, केपलर्स लॉ। ठीक है, हमें क्या चाहिए, आर एम बाई आर एस, आर एम बाई आर एस, यहां पर टी एम लिख देते हैं, यहां पर टी एस। आर एस तथा पृथ्वी के केंद्र से भू स्थिर उपग्रह की चंद्रमा से दूरी है, उपग्रह और चंद्रमा, ये हो गया मून, ये हो गया सैटेलाइट, यहां पर भी लिख देंगे आर एम मून के लिए, सैटेलाइट के लिए। ठीक है, मून का 27 दिन होता है, टी एस कुछ दिया है, हमें ज्ञात क्या करना है, आर एम बाई आर एस ना, उपग्रह। यदि आर एस तथा आर एम पृथ्वी के केंद्र से भू स्थिर उपग्रह, भू स्थिर उपग्रह कहने का मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए टाइम पीरियड कितना होता है, 24 दिन, सॉरी 24 घंटे। 24 घंटे मतलब एक दिन में वो अपना चक्कर पूरा करेगा, जबकि मून जो है वो 27 दिन में, यानी 27 इंटू 24, ये 2 आ गया, कैपिटल आर लिखा है तो हम लोग भी कैपिटल आर लिख देते हैं, आर एम बाई आर एस टू दी पावर 3, 24 से 24 कट जाएगा, आर एम बाई आर एस ये हो जाएगा 27 टू दी पावर 2/3। आंसर में 29 दिखा है, 29 नहीं, उसको आप सबको रेक्टिफाई कर दो, 27 होगा और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। असल में चंद्रमा जो है ना वो 27 दिन में अपना चक्कर पूरा करता है, ना कि 29 दिन में। तो ये हो गया 34। अब 35 पे आते हैं। देखो बच्चों 35 में क्या लिखा है, चित्रानुसार एक ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। जब ग्रह बिंदु ए पर है तब इसकी चाल इसकी कक्षीय चाल की आधी हो जाती है। तो इससे संबंधित पथ बनाया जा सकता है। कैसा पथ बनेगा, ध्यान देना, इस तरह से पहले वृत्तीय कक्षा पर है, यहाँ केंद्र में सन है, ये बिंदु ए है। तो अभी इसकी जो वेलोसिटी होगी क्या होगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कक्षीय चाल के बराबर। अब इस चाल को थोड़ा सा कम कर दे रहे, आधा कर दिया, तो आधा करने पर ये ऐसे घूमने लग जाएगा ना। अलग अलग कंडीशन था, हमने बताया था बच्चों, ध्यान हो आपको तो। पहले अगर सीधा गिरा दिया यानी रेस्ट से फेंका स्ट्रेट लाइन, फिर कुछ वेग से तो ये ऐसे इलिप्टिकल पाथ, फिर सर्कुलर, फिर उसके बाद फिर से एक और एलिप्स, ठीक है ना, उसके बाद फिर पैराबोला, हाइपरबोला, ऐसा कुछ पाथ होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी कक्षीय चाल से कम कर दें वेग को, तो ये इलिप्टिकल पाथ पे घूमने लग जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा, देखो फर्स्ट और सेकंड दोनों इलिप्टिकल दिया है, लेकिन सन फर्स्ट में सेंटर पे है, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। ये दूर वाले फोकस पर होगा, दूर वाले नाभिक पर होगा, यानी कि सही आंसर हो जाएगा सेकंड। अब आगे बढ़ेंगे।
अब देखो बच्चों, अगला जो प्रश्न है ये एसएचएम से है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जब एक बार कंप्लीट हो जाए है ना, तो उसके बाद ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। हालांकि मैंने बताया शायद इस टाइप का क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन नंबर 10 जैसा ही है। एसएचएम में का था ना, हमने डिस्कस किया था क्लास में पार्ट बी, तो क्वेश्चन नंबर 10 जैसा ही है। वहां पर सुरंग बिल्कुल जो डायमीटर है डायमेट्रिकली था, इसमें किसी और लाइन से पास हो रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। जब आप कंपोनेंट लोगे फिर से एसएचएम आ जाएगा, तो सरल आवर्त गति पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे टाइम पीरियड 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ r/g आता है। टाइम पीरियड का आधा होता है, यानी कि 42 मिनट्स। तो इसलिए अभी हम लोग 36 को रहने देते हैं, एसएचएम में ये क्वेश्चन क्लास में ही डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 में देखो क्या लिखा है, एम तथा कैपिटल एम तथा स्मॉल एम द्रव्यमान के सितारे, जहां कैपिटल एम और स्मॉल एम से, जहां कैपिटल एम स्मॉल एम से बड़ा है, यानी दो सितारे हैं, एक का द्रव्यमान ज्यादा है, दूसरे का द्रव्यमान कम है। इनके बीच पृथक्करण दूरी d है, यानी दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, d। दोनों सितारों के बीच में एक बिंदु पर उनके गुरुत्वीय क्षेत्र परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत है। इस बिंदु पर परीक्षण वस्तु पर बल शून्य है, तो यह बिंदु कौन सा होगा? बल शून्य है यानी कि न्यूट्रल पॉइंट है, उदासीन बिंदु, ठीक है ना बच्चों। जहां पर द्रव्यमान ज्यादा है ना, तो द्रव्यमान ज्यादा है इससे दूर और इसके पास। यहां पर कोई ऐसा बिंदु हो सकता है इस लाइन पर, सेंटर नहीं है, सी बिंदु मान लो, जिस बिंदु पर दोनों का बल, कुल बल शून्य हो जाएगा, परिणामी बल। ये बिंदु ओ है, तो ओ और एम के बीच में कहीं होगा। ओ क्या है, इसके माध्य बिंदु है, ठीक है। और देखो अब एक और टर्म द्रव्यमान केंद्र लिखा है। द्रव्यमान केंद्र के लिए क्या होता है, m1 r1 m2 r2 के इक्वल होता है, लेकिन यहां जब आप इक्वल करोगे, मान लो इस डिस्टेंस को r1, इस डिस्टेंस को r2, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, g कैपिटल M बाई r1 का स्क्वायर g स्मॉल m बाई r2 का स्क्वायर, यानी m r2 का स्क्वायर स्मॉल m r1 का स्क्वायर। ये होगा कंडीशन। क्लियर है कि द्रव्यमान केंद्र पर तो नहीं है, ठीक है ना। द्रव्यमान केंद्र के लिए m1 r1 m2 r2 के इक्वल होता है, तो द्रव्यमान केंद्र पर कुल बल शून्य नहीं है। ये चीज समझ में आना ना। अब देखो पहले ऑप्शन में लिखा है दो सितारा निकाय, यानी दो सितारा निकाय के द्रव्यमान केंद्र पर, ठीक है। जो बाइनरी स्टार सिस्टम है उसके सेंटर ऑफ मास पे तो द्रव्यमान कुल बल शून्य नहीं है, तो ये गलत लिखा है स्टेटमेंट। सेकंड लिखा है दोनों सितारों के मध्य बिंदु तथा द्रव्यमान केंद्र के बीच, ये है दोनों का मध्य बिंदु, द्रव्यमान केंद्र यहां कहीं हो सकता है उनके बीच, ठीक है। द्रव्यमान केंद्र जो है ना वो बच्चों इस तरफ होगा। कैलकुलेट करके आप देख सकते हो, कोई वैल्यूज पुट करके देख लो, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे m और 2m मास ले लो, फिर द्रव्यमान केंद्र निकालो और वो पॉइंट निकालो जहां पर नेट फोर्स 0 हो रहा है, ठीक है ना। m और 2m लिया है तो ये डिस्टेंस 1:2 में आता है, और द्रव्यमान केंद्र के लिए अगर m और 4m होगा तब जाकर के कुल बल शून्य होने के लिए, देखो स्क्वायर है ना, तब जाकर के कुल बल शून्य होता है। तो दो अलग अलग कंडीशन है, आपको समझ में आ जाएगा आराम से। मैं क्या कहना चाह रहा हूं एक बार आप समझ लो। इसको मैं 4m मान लेता हूं, इसको m मान लेता हूं, और इनके बीच की दूरी हम लोग d मान लेते हैं। ये सेंट्रल पॉइंट हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इन दोनों का जो द्रव्यमान केंद्र होगा वो इनकी द्रव्यमान के, देखो इसके पास होगा कहीं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, हेवी ऑब्जेक्ट के पास होगा। हो गया, फिर तो यहाँ है ही नहीं, इस तरफ है। तो ये अगर सेंट्रल पॉइंट है, केंद्र बिंदु है, तो इससे लेफ्ट में है सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र।
जबकि इससे राइट में कोई ऐसा बिंदु है जिस बिंदु पर कुल बल शून्य होगा, ठीक है ना, जो द्रव्यमान छोटा है उसके पास में। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, जो द्रव्यमान बड़ा होता है उसके पास होता है। तो ये सेंटर ऑफ मास तो होगा नहीं, कहाँ होगा, केंद्र और छोटे वाले द्रव्यमान के बीच में ही कहीं कुल बल शून्य होगा। तो तीसरे में लिखा है एम द्रव्यमान व सितारे, एम द्रव्यमान वाले सितारे तथा द्रव्यमान केंद्र के मध्य, इन दोनों के बीच, गलत लिखा है ना। चौथे में लिखा है दोनों सितारों के मध्य बिंदु तथा एम द्रव्यमान के सितारे के मध्य, दोनों सितारों का मध्य बिंदु तथा एम द्रव्यमान के सितारों के मध्य सी पॉइंट। तो ये स्टेटमेंट 4 सही है, इसका 37 का करेक्ट आंसर होगा 4। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। ठीक है, 38 थोड़ा लेंदी है बच्चों, सॉल्व करते हैं हम लोग। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ होमवर्क दे देता हूं। स्टेज 2 तो आज कंप्लीट कर लेंगे, स्टेज 3 टोटल कितने क्वेश्चन हैं, 1 से लेकर के 17 तक। पहले ये 17 क्वेश्चन दे दें होमवर्क, फिर बाद में मोर देन 1 टाइप। वर्कशीट स्टेज 3 पार्ट ए। टोटल कितने क्वेश्चन हैं इसमें, पार्ट ए में टोटल 17 क्वेश्चंस हैं, और पार्ट बी के जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे और एसएचएम भी पढ़ लेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं बच्चों। आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि कोई भी निकाय हो, चाहे पृथ्वी है उसके चारों तरफ कोई ग्रह चक्कर लगा रही हो, या कोई बाइनरी स्टार सिस्टम हो, ठीक है, तो उसके लिए जो कुल ऊर्जा होती है हम लोग क्या लिखते हैं, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2r, ये कुल ऊर्जा है, ठीक है ना। अगर वृत्तीय पथ पर कोई वस्तु घूम रहा है, केंद्र में मान लो पृथ्वी है, चारों तरफ ग्रह घूम रही है वृत्तीय पथ पर, सर्कुलर पाथ पे, तो यहाँ पर r उसका रेडियस हो जाएगा। अगर इलिप्टिकल पाथ पर है, दीर्घवृत्ताकार में गतिशील है, मान लो एक नाभि पर पृथ्वी है और उसके चारों तरफ कोई ग्रह दीर्घवृत्ताकार पथ पे गतिशील है, तो ये जो r है वो सेमी मेजर एक्सिस हो जाएगा, अर्ध दीर्घ अक्ष। अगर मान लो बाइनरी स्टार सिस्टम है, यानी एक स्टार दूसरा स्टार दोनों एक दूसरे की तरफ ऐसा चक्कर लगा रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो उस अवस्था में ये जो r है वो दोनों के बीच की दूरी होगी, ना कि केंद्र से किसी एक की दूरी। समझ में आ रहा है ना, द्रव्यमान केंद्र से किसी एक की दूरी नहीं लेते हैं, दो वस्तुएं यानी m और स्मॉल m के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग r से डिनोट करेंगे। पहले ये चीज आपको समझ में आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट है, इसका डेरिवेशन भी है, पूरा आप सॉल्व कर सकते हो। थ्योरी तो पढ़ ही लिया है, बेसिक कॉन्सेप्ट तो आप लिख के प्रूफ कर सकते हो। अब ये कॉन्सेप्ट हम लोग को यूज करना है बच्चों, क्या लिखा है, एक बाइनरी स्टार सिस्टम में क्या देखते हैं, ठीक है, आप सॉल्व करेंगे। 38 में क्या लिखा है, पृथ्वी चंद्रमा निकाय के लिए कैपिटल M तथा स्मॉल m क्रमशः पृथ्वी तथा चंद्रमा का द्रव्यमान है, माना कि v तात्क्षणिक आपेक्षिक वेग है। इस निकाय की कुल गतिज ऊर्जा द्रव्यमान केंद्र के निर्देश तंत्र में निम्न द्वारा दी जाती है। देखो बच्चों ध्यान देना, ऐसा है, यहां पे हम लोग मान लेते हैं पृथ्वी है, यहां पर चंद्रमा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि पृथ्वी भी चक्कर लगा रही है, चंद्रमा भी चक्कर लगा रही है, बाइनरी स्टार सिस्टम जैसा ऐसा मान लेते हैं।
लेकिन पृथ्वी का द्रव्यमान ज़्यादा है तो ये दूरी बहुत कम होती है। आप इसको आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हो, इस तरीके से मान लो कि यहाँ पर m द्रव्यमान है किसका, पृथ्वी का। यहाँ पर स्मॉल m द्रव्यमान है चंद्रमा का, ठीक है। और जो सापेक्षिक वेग है, हम लोग अगर पृथ्वी को विराम में मान लें तो ये किस वेग से गतिशील है, v वेग से गतिशील होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। पृथ्वी के सापेक्ष में ये v वेग से गतिशील है। केंद्र से केंद्र की दूरी क्या है, r है, ठीक है ना। हमें जो इसमें सापेक्षिक गति चाहिए वो किस टर्म में है, हाफ, सारा कुछ हाफ mv स्क्वायर के टर्म में ही है। अब द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, द्रव्यमान केंद्र यहाँ पे कहीं मान लेते हैं, ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, इसको r1 नाम दे दो, इसको r2 नाम दे देते हैं। असल में क्या है ना कि ये गतिशील है तो ये भी गतिशील होगा, एक v1 वेग से दूसरा v2 वेग से, ठीक है। तो अब इस अवस्था में हम लोग क्या करेंगे, कुल गतिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं, इसको मिटाते हैं। द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष इसका भी वेग और उसका भी वेग, दोनों का वेग लेना पड़ेगा ना बच्चों, ठीक है। दोनों का वेग ले लेंगे क्योंकि द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष ही दोनों गतिशील है, ठीक है। ऐसा मान लो कि ये द्रव्यमान केंद्र है तो इसके सापेक्ष एक इस दिशा में जा रहा है, दूसरा इस दिशा में, एक का वेग v1 दूसरे का वेग v2, एक के लिए डिस्टेंस r1 दूसरे के लिए डिस्टेंस r2, अलग अलग डिस्टेंस है, अलग अलग वेलोसिटीज है। लेकिन जो कोणीय चाल होगा, एंगुलर वेलोसिटी होगा, दोनों के लिए सेम होगा, यानी कि v1/r1 और v2/r2 ये दोनों ओमेगा के बराबर होंगे। हम लोग क्या लिख सकते हैं, v1 बराबर ओमेगा r1 और v2 बराबर ओमेगा r2। सापेक्षिक वेग क्या है, v1 प्लस v2, इसको ओमेगा r1 प्लस r2 लिख सकते हैं, यानी v इक्वल्स टू ओमेगा कुल दूरी r। v इक्वल्स टू ओमेगा r डायरेक्ट जो हम लोग लिखते थे वो यहाँ भी लिख सकते हैं। ये समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अब अगर हम लोग ओमेगा फाइंड कर लें और r को एलिमिनेट कर दें, हमारा काम क्या है, देखो कोई भी आंसर में r नहीं दिया है तो r को हटा देंगे, हमारा काम हो जाएगा। कुल ऊर्जा होती है -gmm/2r, ठीक है। तो g बाई r, ये दो टर्म, एक तो स्मॉल, एक तो कैपिटल G, दूसरा r, दोनों को हटाना है। हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चों, इसके अबाउट जो गतिशील है ये, ठीक है। तो एक तो हम लोग मोमेंटम कंसिडर करें क्या, m1 v1 r1, नहीं ऐसे नहीं करते, v। देखो इस पे जो बल लगेगा क्या लिखेंगे बच्चों, m v1 स्क्वायर बाय r1 g m1 m2 बाय r स्क्वायर, ये कुल बल लग रहा है। और ये जो बल लगेगा ये किसके बराबर हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर हो गया। अब r के लिए ये किस त्रिज्या में घूम रहा था, r1। r1 हम लोग द्रव्यमान केंद्र से मान लिख सकते हैं, लिखेंगे क्या हो जाएगा, g कैपिटल M बाई r, सॉरी स्मॉल m बाई r स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। r1 का मान हो जाएगा m बटा टोटल मास गुना r। ये समझ में आया, ठीक है। तो अब ये m से m कट गया, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। आप एक काम करो, इस r स्क्वायर को उधर ले जाओ, उस r को इधर ले आओ, g कैपिटल M, देखो g बाय स्मॉल r इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये समझ में आया। अब ये जो ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर है उसको हम लोग v स्क्वायर नहीं लिख सकते क्या,
वी स्क्वायर बाई एम प्लस स्मॉल एम आ गया। बस अब यही हमारा काम था। अब उसके बाद टोटल एनर्जी की बात करेंगे। टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस जी कैपिटल, टोटल एनर्जी नहीं, काइनेटिक एनर्जी चाहिए ना। देखो तो जरा, गतिज ऊर्जा चाहिए बच्चों। तो गतिज ऊर्जा क्या होता है, अभी अभी बताया, टोटल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, यानी कुल ऊर्जा के परिमाण के बराबर होगा और धनात्मक होगा। तो हम लोग ऐसे लिख देंगे, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा बराबर जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2r। बस जी बाई आर का मान मिल गया, पुट कर दो, आंसर आ गया 1/2 कैपिटल एम स्मॉल एम, और जी बाई आर क्या है, वी स्क्वायर बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। कोई आंसर मैच कर रहा है? देखो फर्स्ट वाला ही मैच कर रहा है इसका, तो 38 का फर्स्ट ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। एक बार इसको आप लोग देखो, स्क्रीनशॉट लो, मिटाएंगे। ये जो है ना काइनेटिक एनर्जी जी m1 m2 बाई 2r, ये हम लोग डेराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन का, बाकी सब चीज़ तो सिंपल ही है। अब क्वेश्चन नंबर 39। देखो बच्चों 39 में क्या लिखा है, एक उपग्रह पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊंचाई पर वृत्तीय कक्षा में गतिशील है। उपग्रह में एक आदमी भारहीनता का अनुभव करता है, क्योंकि भारहीनता के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया पिछले लेक्चर में। अभिलंब बल नहीं लगता है इसलिए, क्योंकि जिस त्वरण से एक सैटेलाइट या उपग्रह त्वरित है पृथ्वी के चारों ओर, उसी त्वरण से वो उसमें उपस्थित कोई अंतरिक्ष यात्री भी उसी त्वरण से गतिशील होता है। ठीक है ना। तो चलो देखो बच्चों, इसमें क्या लिखा है। पहला ऑप्शन लिखा है, इस ऊंचाई पर गुरुत्व के कारण त्वरण लगभग शून्य होता है। ऐसी बात नहीं, कुछ ना कुछ त्वरण होता है। दूसरा लिखा है, पृथ्वी आदमी पर कोई बल आरोपित नहीं करता, पृथ्वी उस पर आरोपित कर रहा है बल, उपग्रह से कोई बल आरोपित नहीं हो पा रहा, अभिलंब बल। तीसरे में लिखा है, उपग्रह वृत्तीय कक्षा में पृथ्वी के गुरुत्वीय खिंचाव धक्के के कारण गतिशील है। इसका मतलब कि उपग्रह भी उसी त्वरण से गतिशील है जिस त्वरण से उसमें उपस्थित अंतरिक्ष यात्री। तो ये जो स्टेटमेंट है उसको थोड़ा ढंग से लिखना चाहिए था, लेकिन बाकी कोई आंसर नहीं है तो हम लोग थर्ड ही बोलेंगे। फोर्थ में देखो क्या लिखा है, पृथ्वी तथा चंद्रमा के कारण इस ऊंचाई पर बल लगभग संतुलित हो जाता है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट बहुत दूर होता है। तो इसमें थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, उपग्रह वृत्तीय कक्षा में पृथ्वी के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण गतिशील है, खिंचाव धक्के नहीं, खिंचाव के कारण गतिशील है, और जिस त्वरण से उपग्रह गतिशील है उसी त्वरण से उसमें उपस्थित अंतरिक्ष यात्री भी। ठीक है, तो इसका थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा, 39 का थर्ड। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 40 में आ जाओ। 40 में क्या लिखा है, एक m द्रव्यमान के उपग्रह को पृथ्वी के सतह से 2r ऊंचाई तक स्थित वृत्तीय कक्षा में स्थापित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा का मान क्या होगा। m द्रव्यमान का है, सतह से 2r ऊंचाई, सतह से 2r यानी केंद्र से 3r ऊंचाई पर ले जाना है। तो हमें क्या चाहिए, आवश्यक ऊर्जा। देखो फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, Gm/2 इंटू रेडियस, इतना हो जाएगा। और जब वो सतह पर है उस वक्त उसकी ऊर्जा क्या थी, Gmm/2r। ऐसा लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है। Gmm/r स्थितिज ऊर्जा, ये तो टोटल एनर्जी हो गई और ये सिर्फ स्थितिज ऊर्जा है, U1। अब हम लोग इसको क्या एनर्जी देंगे, काइनेटिक एनर्जी ही तो देंगे ना बच्चों।
U1 प्लस K1 इक्वल्स टू E2 टोटल एनर्जी, क्योंकि E1 इक्वल्स टू E2 हो जाएगा तो क्या लिखोगे माइनस GM/M/R। K1 फाइंड करना है, या माइनस GM/m/6R, इसको उधर ले जाओ 1 - 1/6 यानी 5/6, 5GM1M2/6। कौन सा आंसर करेक्ट है? पहला ही करेक्ट है। तो 40 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। एक और 41 भी सॉल्व कर लेते हैं, बाकी जो रह जाएगा उसको देख लेंगे। क्या लिखा है 41 में? एक उपग्रह भूस्थायी कक्षा में पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा कर रहा है। पूर्व से पश्चिम, जबकि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व परिक्रमा करती है। तो विषुवत रेखा पर स्थित एक बिंदु पर क्रमागत गुजरने में लगा समय का मान क्या होगा? ध्यान से समझना बच्चों। पृथ्वी ऐसे घूम रही है और उपग्रह ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना। दोनों के लिए आवर्तकाल कितना है? 24 घंटे है। तो एक इस तरफ गया, एंगुलर वेलोसिटी उस हिसाब से मिल गई, दूसरे के इस हिसाब से अपोजिट डायरेक्शन में। तो पास आने के लिए, जैसे एक यहाँ पर एक बिंदु है, उसके ठीक ऊपर में है उपग्रह, अब ये घूमते ऐसे आ रहा है और ये विपरीत दिशा से दोनों घूमकर फिर नीचे कभी ना कभी मिलेंगे। समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आया? देखो ये अर्थ है, यहाँ पर सैटेलाइट है, ये पॉइंट P था, ये घूम करके इधर आया और ये घूम करके इधर आया, फिर से दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गए, तो इसके सापेक्ष में एक चक्कर लगा लिया ना, ठीक है। कितना समय लगा? असल में आधा ही तो समय लगा है। 24 घंटे में पूरा चक्कर लगाता है 12 घंटे, तो आंसर हो जाएगा 12 घंटे, सिंपल। तो ये 41 डिस्कस हो गया, बाकी जो रह गए 42, 43, 44, ये 3 क्वेश्चन और ये सारे क्वेश्चंस हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। आप सब घर में रहो, सुरक्षित रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू।